हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर बैंकिंग क्राइसिस की शुरुआत होती हुई हमें दिख रही है और उसका कारण है कि फर्स्ट रिपब्लिक बैंक की न्यूज़ आई है और उसका स्टॉक करीब एक ही दिन में 50% गिर गया और अगर पूरे साल में हमें देखें तो करीब 90% से ज़्यादा इसका स्टॉक गिर गया। ये वही बैंक है जिसकी न्यूज़ हमें मार्च के महीने में भी सुनने को मिली थी, जब कई सारे बैंक्स एक साथ जो है संकट के दौर से गुजर रहे थे। और हम जानते हैं दोस्तों, उसमें आपकी जो सिलिकॉन वैली बैंक, सिग्नेचर बैंक, सिल्वर लाइन, क्रेडिट स्विस, ये सारे बैंक जो है एक साथ जो है संकट के दौर से गुजर रहे थे और उसमें ये बैंक भी शामिल था। और उन सारे बैंक्स को किसी न किसी तरीके से जो है किसी तरीके से उसको कंट्रोल किया गया, उस प्रॉब्लम्स को, और उसमें ये भी बैंक था। और इस बैंक को जो है यूएस गवर्नमेंट ने, फेड ने और एफडीआईज़ ने मिलकर किसी तरीके से रेस्क्यू किया और उसमें कई प्राइवेट बैंक्स जो यूएस के हैं उन्होंने कैपिटल इन्फ्यूज़ किया। करीब $30 बिलियन जो है इस बैंक में डाले और डालने वालों में जेपी मॉर्गन, जो कि यूएस का सबसे बड़ा बैंक था, वो भी था। तो ऐसा करने का पर्पस क्या था कि पब्लिक को एक कॉन्फिडेंस दिया जाए कि भाई यहाँ पर सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है और यूएस गवर्नमेंट इस बैंक को बचा लेगी, आप लोग प्लीज़ पैसे को मत निकालिए। लेकिन इस सब का कोई फ़र्क पड़ता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा है और बैंक ने अब जो इस क्वार्टर के रिजल्ट्स प्रेजेंट किए हैं उसमें बताया है कि $100 बिलियन के जो डिपॉजिट्स बैंक से निकाल लिए गए हैं। तो अगर हम देखें, ये सारे बैंक, जितने भी बैंक्स मार्च के महीने के बाद से हमें उनमें क्राइसिस नज़र होती हुई दिखाई है, सबकी कहानियाँ अलग अलग हैं, लेकिन उसका जो अंडरलाइंग कॉज है, जो रूट कॉज है, वो एक ही है और वो है राइज ऑफ इंटरेस्ट रेट्स। और यही चीज़ हमें समझने की ज़रूरत है कि इंटरेस्ट रेट्स जो ये बढ़े हैं और अगर ये जल्दी नहीं घटते हैं तो ये सिस्टम में और भी ज़्यादा पेन क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बैंक में क्या प्रॉब्लम्स थी और साथ ही इंडिया में जो है इस क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर बैंक की अलग कहानियां हैं, तो इस बैंक की क्या कहानी थी, इस बैंक की क्राइसिस की क्या कहानी थी। तो बैंक, दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम पुराने ज़माने में हमारे इंडिया के जो बैंक्स होते थे वो बहुत बोरिंग बैंक्स होते थे, लेकिन वो बहुत अच्छे बैंक्स होते थे और वो बहुत सेफ होते थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लालची नहीं होते थे। उनमें इतना प्रेशर नहीं होता था कि आप जो है प्रॉफिट बनाइए और जगह इन्वेस्टमेंट करिए और सेल्स को बढ़ाइए, ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता था। उनका काम होता था कि कस्टमर के पैसे को जमा करवाना और उनको जो है लोन देना, और लोन भी वो बहुत सोच समझ के देते थे, आसानी से नहीं देते थे। आज के ज़माने के जो बैंक्स हैं इन पे जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि आप प्रॉफिट कमाइए। और वो प्रेशर कहाँ से आता है? वो आता है प्रमोटर से और शेयर होल्डर्स से, जिसमें आप और हम होते हैं। हम बैंक के शेयर खरीदते हैं और इस लालच में खरीदते हैं कि बैंक ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा और उससे हमें फ़ायदा होगा, लेकिन हमारे प्रेशर की वजह से वो ऐसे ऐसे काम करते हैं कि उल्टा उसका नुकसान हमें ही जो है मिलता है। तो हमारे शेयर का प्राइस तो बढ़ा देते हैं, जब प्रॉब्लम आती है तो शेयर का प्राइस तो डूबता है और हमारे डिपॉजिट्स भी डूब जाते हैं। तो इस बैंक में भी वही प्रेशर था कि भैया आप सेल्स बढ़ाइए और रेवेन्यू बढ़ाइए, और उसके लिए वो एक अट्रैक्टिव स्कीम लेकर आए। और वो स्कीम क्या थी? वो स्कीम ये थी कि हम जो है लोन्स देंगे अल्ट्रा रिच लोगों को। ये तो बहुत अच्छी बात है, अल्ट्रा रिच लोगों को आप लोन देंगे तो सबसे ज़्यादा सेफ होगा, और हम उन्हीं लोगों को लोन देंगे जिनका क्रेडिट स्कोर जो है बहुत हाई है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ये स्कीम अगर आप देखिए तो बहुत अच्छी स्कीम है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या थी? इसमें प्रॉब्लम ये थी कि आप अल्ट्रा रिच को लोन देने जा रहे हैं तो कोई ज़रूरी तो नहीं है वो आपसे लोन ले लेगा। भाई, अल्ट्रा रिच को तो हर बैंक लोन दे देगा, एक सिग्नेचर में दे देगा, तो आपसे वो लोन क्यों देगा? तो उन्होंने एक स्कीम लगाई। उन्होंने बोला कि आप हमसे लोन लीजिए और हम उस लोन का आपको 10 साल तक आपको कोई कैपिटल रिपे नहीं करना है। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब हम कोई भी लोन लेते हैं, चाहे कार लोन हो, चाहे होम लोन हो, कोई भी लोन हो, तो उसकी ईएमआई होती है। और ईएमआई में 2 कंपोनेंट होता है, एक जो कैपिटल का होता है और एक होता है इंटरेस्ट का होता है। तो जब हम ईएमआई देते हैं तो शुरू के महीनों में इंटरेस्ट का कंपोनेंट ज़्यादा होता है और कैपिटल का कम होता है, और फिर धीरे धीरे जो है इंटरेस्ट घटने लगता है और कैपिटल बढ़ने लगता है, तो उसे हम ईएमआई कहते हैं। लेकिन इसका एक और सिस्टम होता है जिसमें आपको ईएमआई नहीं देनी पड़ती है, सिर्फ आपको एक्स नंबर ऑफ ईयर्स तक सिर्फ आपको एक
जिसे कहते हैं ना सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उन्होंने वही स्कीम लगाई कि आप लोन ले लीजिए और 10 साल तक आपको कोई ईएमआई नहीं देनी है, उसका एक सिंपल इंटरेस्ट देना है। इंडिया में हम उसे प्री ईएमआई कहते हैं। और इट्स अ ट्रू स्टोरी कि मैंने जब अपना होम लोन लिया था और उसे मैंने प्री ईएमआई पर ही लिया था, यानी कि मैंने ईएमआई शुरू ही नहीं करवाई। 3 साल का आई थिंक उस टाइम पे जब मैंने लिया था विंडो होता था, इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी लो थे और मैंने प्री ईएमआई पर लिया था और ईएमआई शुरू होने से पहले ही मैंने लोन को रिपे कर दिया था। तो ये प्री ईएमआई का सिस्टम इंडिया में भी है, लेकिन इस बैंक ने क्या किया, उसका ड्यूरेशन बहुत लंबा कर दिया और इसका परिणाम क्या हुआ कि बहुत सारे जो अल्ट्रा रिच लोग थे, मिलियनर्स थे, वो सारे यहाँ पर आ गए। उन्होंने कहा 10 साल तक जो है हमें कोई ईएमआई नहीं देनी है, हमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर जो है प्री ईएमआई देनी है और जो पैसा हमारे ईएमआई का होगा उसे हम अपने बिजनेस में या और जगह पे लगाकर पैसे बना लेंगे। तो इस लालच से बहुत सारे उनको कस्टमर मिल गए। एक अनुमान के हिसाब से उन्होंने करीब 170 बिलियन डॉलर्स के मॉर्गेजेस को सोल्ड किया। अब परिणाम क्या हुआ कि उस टाइम तो इंटरेस्ट रेट्स काफ़ी ज़्यादा लो थे और उसके बाद इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे जैसा कि हम जानते हैं और शार्पली बढ़ने लगे। तो उसका इफेक्ट क्या हुआ कि इनका जो लोन पोर्टफोलियो था बैंक का, उसकी वैल्यू गिरने लगी। दोस्तों आप लोन को भी एक डेट की तरह देखिए और हम जानते हैं दोस्तों जब भी जो होता है इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो बॉन्ड जो होता है उसकी वैल्यू गिरती है। तो इसकी वजह से जो इनका टोटल लोन बुक था, मान लीजिए 100 रुपये का था, उसकी वैल्यू गिरने लगी, वो अब 70-80 रुपीज़ तक हो गया। तो इसका क्या इफेक्ट है, देखिए अगर मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने एक कंपनी का स्टॉक खरीदा XYZ, इसलिए खरीदा कि उसमें डिविडेंड अच्छा मिलता है। तो आपने 1 लाख रुपए लगाया है, उसका 5% का डिविडेंड यील्ड है। अब आप 5% हर साल आपको डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन उस शेयर का प्राइस गिरता जा रहा है। मान लीजिए उस शेयर का प्राइस जो है 20% गिर जाता है, 30% गिर जाता है, तो आप खुश होंगे या दुखी होंगे? आप ये सोचेंगे ठीक है मुझे पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, मुझे डिविडेंड यील्ड भी मिल रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है, मेरा तो नोशनल लॉस है, कभी ना कभी शेयर रिकवर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, फिर क्या करेंगे? आपको पता है कि मैं अगर बेचने जाऊँगा तो मुझे जो है मैंने 1 लाख रुपये लगाए, मुझे 70,000 ही मिलेंगे, 30% का मुझे लॉस होगा। तो अगर आप उसको कैरी कर सकते हैं अगले 10 साल, 15-20 साल तक, तब तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप लॉस में आ जाएंगे। तो इसी तरीके की सिचुएशन बैंक के साथ हो गई। उनके नोशनल लॉसेस बढ़ने लगे और एक अनुमान के हिसाब से जो है करीब 19 बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है सिर्फ लोन पोर्टफोलियो से। और इसके अलावा जो दूसरे उनके बॉन्ड होल्डिंग्स हैं उनमें भी उन्हें करीब 7 जो है बिलियन डॉलर्स का लॉस हो रहा है। तो टोटल इस वक्त जो है बैंक के नोशनल लॉस करीब 27 बिलियन डॉलर्स के आसपास जो है चल रहे हैं। और ये उनकी जो टोटल जो इक्विटी की अगर वैल्यू को देखें तो उसका दुगना है। तो एक तरीके से इस बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसे अगर वो किसी को बेचने जाए, फ्री में भी लेने जाएं, तब भी ये नहीं बिकेगा, क्योंकि जो भी इस बैंक को जो है खरीदेगा तो उसको उतना 27 बिलियन डॉलर्स को चुकाना पड़ेगा। तो इसलिए बैंक के पास सर्वाइवल का बहुत मुश्किल चांस है और ये सिर्फ एक ही शर्त पे सर्वाइव हो सकता है कि यूएस गवर्नमेंट जो है इसको सीज कर ले। और ऐसी खबरें आज मैंने पढ़ी, ये अनकन्फर्म न्यूज़ है कि यूएस गवर्नमेंट ने शायद इसको सीज कर लिया है। अब बैंक जो है ये तो कह रहा है कि हम कोशिश करेंगे कि बैंक को बचाने के लिए उन्होंने कुछ मेजर्स को अनाउंस किया है। जैसे उन्होंने कहा है कि हम 25% लोगों को निकाल देंगे, लेकिन उससे बैंक की हालत सुधरने वाली, बदलने वाली नहीं है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि हम 50 बिलियन डॉलर से 100 बिलियन डॉलर्स के अपने एसेट्स को बेचेंगे। किन एसेट्स को बेचेंगे इसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन बैंकों के पास जो एसेट्स होते हैं वो बिल्डिंग और फैक्ट्रीज नहीं होती हैं। उनके पास जो मोस्टली एसेट्स होते हैं वो आपके लोन बुक्स होते हैं। और जिस तरीके की सिचुएशन है तो इनको इतने बड़े लोन बुक्स का जिसमें रिस्क हो उसके बायर भी शायद ना मिलें। तो एक तरीके से ये बैंक जो है बहुत मुश्किल है इसका अपने आप में सरवाइव करना, क्योंकि बैंक जो है वो ट्रस्ट पे चलता है। और दोस्तों आप सोच के देखिए कि हम अपने ज़िंदगी भर की कमाई जो है बैंक में आंख बंद करके रख देते हैं बिना ये सोचे जाने कि वो हमारे पैसे के साथ क्या कर रहा है। तो जब तक हमारा ट्रस्ट होता है हम खुशी खुशी पैसे देते हैं, लेकिन जहाँ हमारा ट्रस्ट हिल जाता है तो हम वहाँ पर पैसे को विड्रॉ कर लेते हैं। और ये खबर जो होती है ये आग की तरह फैलती है, जब एक निकलता है तो
दूसरा भी निकालता है, तो किसी भी बैंक के लिए ये एक बहुत बड़ा खतरे का साइन होता है। और दोस्तों आप देखिए हम किस दौर पे जी रहे हैं कि यहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंकों पर कितना प्रेशर है कि उनके लोग लगातार आपको फ़ोन करते हैं, आपको कन्विंस करते हैं। आप बैंक जाते हैं तो वहाँ पर आपको पकड़ लेते हैं कि भैया यहाँ पे पैसे लगाइए, यहाँ पे पैसे लगाइए, और यहाँ तक कि आपको ये भी बोलते हैं कि भाई स्टॉक में लगाइए, म्यूचुअल फंड में लगाइए, सिप करिए। किसी न किसी तरीके से जो है आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है कि अर्निंग बढ़ाइए, रेवेन्यू बढ़ाइए, प्रॉफिट बढ़ाइए, और इस सब का नुकसान इकॉनमी को भी हो रहा है, कस्टमर्स को भी हो रहा है, और खुद बैंक को भी हो रहा है। तो मुझे लगता है कि इस पर जो है थोड़ा हर किसी को सोचना चाहिए। तो दोस्तों ये जो पूरी क्राइसिस चल रही है, इसका आपको जो इंडियन मार्केट्स पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है, यूएस की बैंकिंग क्राइसिस या यूरोप की बैंकिंग क्राइसिस का इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो कई लोग कह सकते हैं कि नहीं नहीं हमारे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो अगर पास्ट का आप हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसा नहीं होता है। जो अगर आप 1929 से भी देखिए कि ग्रेट डिप्रेशन का इम्पैक्ट यूरोप तक भी पहुंचा था और दूसरे कंट्रीज तक भी पहुंचा था। उसके बाद हमने जो है 2008 की भी बैंकिंग क्राइसिस देखी और वही स्टोरी हमें दिखी। तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते कि हम टोटली आइसोलेटेड हैं, लेकिन इम्पैक्ट कम ज़्यादा हो सकता है। तो इंडिया में यूएस की फाइनेंशियल क्राइसिस का क्या इम्पैक्ट हो सकता है? तो पहली चीज़ तो देखिए स्टॉक मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि वहाँ के मार्केट गिरेंगे तो यहाँ के मार्केट भी गिरेंगे। और हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई हमारे मार्केट्स टोटली उनसे जो है डिकपल हो गए हैं। तो पहला इम्पैक्ट तो स्टॉक मार्केट पर होगा, जो हमारे और आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर आप देखिए तो वहाँ पे जब बैंकिंग क्राइसिस होगी तो जो कंपनीज़ उन बैंक से या फाइनेंशियल कंपनी से डील करती हैं यूएस की, उनको उनके रेवेन्यूज़ पर इम्पैक्ट पड़ेगा। और हम देख रहे हैं कि आईटी कंपनीज़ के जो स्टॉक पर किस तरीके का उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है और आगे भी पड़ेगा, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया, वो बीएफएसआई डोमेन से ही आता है। अब जब हमारी टॉप की जो कंपनीज़ हैं जो कि हज़ारों लोगों को, लाखों लोगों को एम्प्लॉय करती है, और वो भी अच्छी खासी सैलरी पर उनको हायर करती है, तो जब उनका बिजनेस डूबेगा तो वो लोगों को निकालेंगे। तो एक तरीके से इसका कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा, इकॉनमी पर भी पड़ेगा, जीडीपी पर भी पड़ेगा। तीसरा जो है बैंकों पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि बैंक जो है इंटरलिंक्ड होती है, उनका आपस में लेन देन होता है, एक दूसरे के साथ वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स जो है करते हैं, तो डेफिनेटली उनका इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बैंक्स पर। और अगर हम देखें तो हमारे जो 3 बैंक्स हैं, एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई, ये स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट जो है बैंक्स, इनको घोषित कर दिया गया है। तो इनको तो किसी ना किसी तरीके से सरकार जो है बचा लेगी। लेकिन अगर किसी और बैंक में क्राइसिस आती है तो क्या होगा, इट इज़ एनीबॉडीज गेस। तीसरा, जब इस तरीके का माहौल होता है तो देखिए जो एफडीआई आता है, जो इन्वेस्टमेंट आता है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो ओवरऑल वो जो है ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा। तो हम ये डिबेट कर सकते हैं कि कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन इम्पैक्ट तो पड़ेगा, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। तो फिलहाल ये क्राइसिस जो है कंटेन्ड है, बढ़ नहीं रही है। ऐसा लग रहा है कि यूएस गवर्नमेंट ने उसको कंट्रोल करके रखा है या यूरोप में उसे कंट्रोल करके रखा है, लेकिन हमें टाइम टू टाइम उसके सिम्टम्स निकलते हुए दिखते हैं। अब आगे ये किस डायरेक्शन पे जाएगा ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, लेकिन हमें थोड़ा सा कॉशियस रहने की इस वक्त हमें ज़रूरत है। तो दोस्तों आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर कोई बदलाव मेजर हमें होता हुआ नहीं दिख रहा है। हमारे एल्गोज ने, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपके साथ शेयर किया था, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में शॉर्ट टर्म पे बाय का सिग्नल दे दिया है, और आज वही होता हुआ हमें दिखा। डाउ जोन्स डाउन था, यूरोप भी डाउन था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे मार्केट्स में हमें जो है ग्रीन देखने को मिला। तो मैंने जो लेवल्स आपके साथ शेयर किए थे वो लेवल्स जो है होल्ड करते हैं अभी भी। और लेवल्स कौन से थे? अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो 42,357, इस लेवल के ऊपर हमें लॉन्ग रहना है और इसके नीचे ही हमें शॉर्ट्स बनाने का सोचना है। और निफ्टी की अगर हम बात करें तो 17,716, इस लेवल से ऊपर हमें लॉन्ग रहना है और इस लेवल के नीचे ही हमें शॉर्ट करना है। जब तक ये नहीं क्रॉस होता नीचे की तरफ, तब तक हमें शॉर्ट्स को ओपन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।